अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे और हमारे यूट्यूब पर जारी नावल की अगली किस्त का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते, बढ़ते हैं नावल की अगली किस्त की जानिब। लेकिन इससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। मेरी दहलीज़ पे इश्क बकलम सायरा नाज। गम कोई भी हो दायमी नहीं होता, मगर कुछ लम्हे चाहे अच्छे हों या बुरे, इंसान की ज़िंदगी में हमेशा के लिए ठहर जाते हैं। इंसान लाख आगे बढ़ने की तगोदो करे, मगर वो पल उसे किसी न किसी मोड़ पर वापस आन मिलते हैं। अलीहा इरफान की ज़िंदगी भी कुछ पलों में सिमट आई थी और उसके बाबा का कफन में लिपटा वजूद उसकी आंखों में ठहर गया था। हर वक्त मुतहरिक रहने वाली अलीहा की ज़िंदगी एक जुमूद का शिकार हो गई। खुशी से बैर पाल कर उसने हंसी से भी मुंह मोड़ लिया। इरफान सदीक की मौत को 3 माह बीत गए, मगर उसके लिए कल की ही बात थी जब उसकी घर की दहलीज ने उसके बाबा के बेजान वजूद को आखिरी बार इस चौखट के पार आने की इजाज़त दी थी। असीद और असद भी दोनों खामोशी की चादर तान गए थे। वो घर जहाँ कभी इन बहन भाइयों की प्यार भरी चहकारें गूंजा करती थीं, वहाँ आज बेनाम उदासियों ने डेरे डाल रखे थे। एक ज़रीना ही थी जो पहाड़ से गम का बोझ अपने सीने में लिए अपनी औलाद की दिलजोई में लगी रहती। अजहर ने अवाइल दिनों से ही इन्हें इस होल से निकालने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर इसकी कोई भी तरकीब कारीगर साबित ना हुई। वो शायद ये कर गुजरता, मगर वक्त की कमी उसका सबसे बड़ा मसाला थी। पहले वो रोज़ाना की बुनियाद पर शहर से वापस आता, मगर दफ्तर में काम की ज़्यादती और सफ़र की थकान ने इसे महीना भर में ही थका डाला। अब वो हर हफ्ते घर आने की कोशिश करता, मगर उसकी आमद पर सकीना किसी न किसी बहाने से इसे ऊपर बुलवा लिया करती थी। इनका रवैया भी शुरू के 1-1.5 माह ही नरम रहा, मगर अब उनकी ज़ुबान की तंदी पहले से ज़्यादा नुकीले अंदाज में उभर कर सामने आने लगी थी। वक्त बेवक्त तंज की आदत मज़ीद पुख्ता होने लगी। अजहर की मौजूदगी में वो नीचे ही ना उतरा करती, सो वो इस सब से लाइल्म था, और जो इन्हें जवाब देने की जुर्रत रखती थी वो चुप की चादर ओढ़े हुए थी। मगर अब रफ्ता रफ्ता उसकी खामोशी में दरारें पड़ने लगी कि इरफान सदीकी के बाद अब फ़िक्र मुआश भी उसके हिस्से में आई थी। शुरू में अजहर राशन लाता रहा, मगर फिर सकीना की हिदायत पर वो इन्हें ही कुछ रकम थमा जाता कि इनका कहना था कि वो ज़रूरत पड़ने पर खुद ही मतलूबा अशिया मंगवा लिया करेंगी। और शुरू में वो मंगवाती भी रही, मगर अब धीरे धीरे अशिया खुर्दनों सिर्फ ऊपरी मंजिल तक महदूद होने लगी थी। बावर्ची खाने में आटे और चावलों के बाद दालों के डिब्बे भी खाली होने लगे तो ज़रीना को अपने बच्चों की भूख की फिक्र सताने लगी। इरफान सदीक की एक सरकारी स्कूल टीचर थे और जमा पूंजी ना होने के बराबर थी। ज़रीना ने जो कुछ थोड़ा बहुत जोड़ा था, इससे वो वक्तन फ़वक्तन अलीहा के जहेज़ की चीज़ें ख़रीद लिया करती थी, मगर जल्द ही इनका मुसरफ बदलने लगा था। इसके जहेज़ का पहला जोड़ा तब बिका जब सकीना ने अपना असल चेहरा दिखाया था। असीद बेटा, जाओ ऊपर अपनी ताई जान से बोलो कि कुछ पैसे दे दें, आटा और दाल मंगवानी है। अपने पास रखी थोड़ी बहुत रकम खर्च कर लेने के बाद जब 2 वक्त के फाके ने ज़रीना के दिल में अपने बच्चों की फ़िक्र डाली, तो उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर असीद को सकीना के पास भेजा था। तुम्हारा बाप कोई लंबी चौड़ी जायदाद छोड़कर नहीं गया था जो मैं तुम्हारे पेट की आग भरने को पैसे दे दूं। एक वक्त कुछ खाओगे नहीं तो मर नहीं जाओगे। मेरा बेटा इतनी मुश्किल से जो कमाता है वो क्या मैं तुम लोगों की अय्याशियों पर लगा दूं? हट्टे कट्टे हो, जाओ जाकर मजदूरी करो कहीं। रकम तो ना मिली, मगर सकीना की बुलंद आवाज़ें सीढ़ियों के पार से ज़रूर उभरी थी। असीद लाल भपका चेहरा लेकर नीचे आया और बिना रुके बाहर निकल गया। ज़रीना ने इसे आवाज़ भी दी, मगर वो रुका नहीं। बालाखर बरामदे में बिछे तख्त पर बैठी अलीहा के साकिन वजूद में जुम्बिश हुई। वो सपाट चेहरे के साथ स्टोर में घुस गई और इसकी वापसी अपने हाथ में एक नफीस से जोड़े के साथ हुई। अलीहा ये किधर ले जा रही हो? उसे सुर्ख रंग का जरदार जोड़ा लेकर ऊपर जाते थे ज़रीना ने आवाज़ लगाई थी, मगर वो बिना कुछ बोले सीढ़ियाँ चढ़ती ही रही। ज़रीना भी इसके पीछे लपकी थी। तुम्हें जोड़ा अगर चाहिए तो 1500 ले आओ, ये तुम्हारा हुआ।
زرینہ اوپر آئی تو علیحہ جوڑا رافع کے سامنے کرتی گویا ہوئی تھی۔ زرینہ کے دل کو ہاتھ پڑا، وہ جانتی تھی یہ علیحہ کا اپنے جہیز کے لیے اکٹھے کیے گئے جوڑوں میں سب سے پسندیدہ تھا، جو اس نے ایک ہفتہ وار کمیٹی کے نکلنے پر بڑے شوق سے شہر جا کر خریدا تھا۔ رافع کو وہ جوڑا بہت پسند آیا تھا اور اس نے علیحہ کو دگنی قیمت پر وہ جوڑا خریدنے کی پیشکش بھی کی تھی، مگر علیحہ نے انکار کر دیا، جس پر سکینہ نے خاصا ہنگامہ بھی کیا تھا۔ آج علیحہ کی یہ مجبوری زرینہ کا کلیجہ چھلنی کر گئی تھی، مگر انہوں نے اسے نہ روکا کہ اس وقت وہ خود بھی جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی کسی سے ادھار نہیں لے گی اور نہ ہی نہیں لینے دے گی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے واپس پلٹ گئی تھی۔ سکینہ شاید اسید کو سنانے کے بعد اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ اب تو یہ نمونہ پرانا ہو گیا ہے، تو پھر میں پورے پیسے کیوں دوں؟ وہ جوڑا دیکھ کر رافعہ کی تو بادشاہ ہی کھل اٹھی تھی، مگر اس نے کچھ نخرے دکھانا لازمی سمجھا تھا۔ شافع، کیا تمہیں یہ جوڑا چاہیے یا میں اسے جیدہ کو دے آؤں؟ علیحہ نے رافع کو کوئی جواب دیے بنا ہی اپنا رخ شافع کی طرف موڑا، جو اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اندر کو دور تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ہاتھ میں 500 کے 3 نوٹوں کے ساتھ کمرے سے برآمد ہوئی اور رافعہ کو کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بغیر علیحہ پیسے پکڑتے ایک جتاتی ہوئی نگاہ اس پر ڈال کر نیچے چلی آئی تھی۔ رافعہ بھی پاؤں پٹک کر تنفن کرتی سکینہ کے کمرے کی طرف چلی گئی کہ اب اسے مرچ مسالہ لگا کر انہیں ساری بات بتانی تھی۔ علیحہ نے نیچے آ کر اسد کو دکان پر سودا لینے بھیجا اور ساتھ ہی اسے اسید کی تلاش کا کام بھی سونپا، جو روتے ہوئے بائی کو ساری بات بتا کر درختوں کے ایک جھنڈ کے پیچھے سے نکال لایا تھا۔ آپی، تم نے یہ کیوں کیا؟ میں صبح ہوتے ہی کوئی کام ڈھونڈتا ہوں، تمہیں یا امی کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ علیحہ نے نم آنکھوں سے اپنے 15 سالہ بھائی کو دیکھا، جو یکدم ہی اسے اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار ہو گیا تھا۔ علیحہ نے بساختہ اسے خود میں بھینچا تھا۔ تمہیں بھی یہ فکریں پالنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے، تم بس جی لگا کر پڑھائی کرو۔ میں صبح اسکول جاؤں گی، امید ہے مجھے بابا کی جگہ نوکری مل جائے گی اور میں ہیڈ ماسٹر صاحب سے بابا کی پینشن کی بات بھی کر لوں گی۔ علیحہ نے ڈھیروں آنسو اپنے اندر اتارتے اپنے بھائی کو دلاسا دیا تھا۔ اس رات ایک عرصے بعد علیحہ کا تکیہ آنسوؤں سے بھیگا تھا۔ خلاف توقع سکینہ کی طرف سے کوئی ہنگامہ برپا نہ ہوا تھا، مگر علیحہ نے بھی کوئی خاص توجہ نہ دی تھی۔ اگلی صبح اسکول جانے پر ہیڈ ماسٹر صاحب نے علیحہ کو عارضی استانی کی نوکری تو دے دی، مگر پینشن والی بات وہ ٹال گئے تھے۔ علیحہ نے باقاعدہ اسکول جانا شروع کر دیا تھا۔ زرینہ کے ہاتھ میں بھی ہنر تھا، سو انہوں نے علیحہ اور اسید کی مخالفت کے باوجود 1-2 لوگوں سے سلائی کا کام پکڑ لیا۔ سکینہ کی طرف سے ہنوز خاموشی تھی، وہ اس دن کے بعد سے نیچے بھی نہ اتری تھی۔ جانی ان کے دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ اگلے 2 ہفتے کام کی زیادتی کے باعث عذرگاہ نہ آ سکا، سو وہ تاحال علیحہ کی نوکری سے نا واقف تھا۔ بگ بی، کوئی پریشانی ہے کیا؟ عربد نے آنکھیں موند کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے اسیر درانی کے سامنے بیٹھے کرسی سنبھالتے ہوئے پوچھا، جو شاید کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ نہیں تو تمہیں ایسا کیوں لگا؟ اسیر نے عربد کی آواز پر چونکے بنا چونکے آنکھیں کھول کر الٹا اسی سے سوال کیا تھا۔ وہ اپنے بھائی کے قدموں کی آڑ سے ہی لاؤنج میں اس کی آمد کے بارے میں جان گیا تھا۔ جب سے آپ دبئی سے آیا کچھ خاموش سے ہیں۔ عربد کے تبصرے پر اسیر کے عنابی لب مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے، تمہاری موجودگی میں زیادہ بولنے کا موقع تو پہلے بھی مجھے کبھی نہیں ملا۔ اسیر نے ہلکے پھلکے انداز میں اس کے بولنے پر چوٹ کی تھی۔ یہ سچ تھا کہ عربد جب تک اپنے دن بھر کی روداد نہیں سنا لیتا، وہ چین سے نہیں بیٹھتا تھا۔ اس کے گھر میں عدم دستیابی کے وقت وہ فون پر اس کا سر کھایا کرتا تھا، اور اگر کبھی وہ کہیں بھی میسر نہ ہوتا تو عربد اس کے ہاتھ لگتے ہی گزرے تمام دنوں کا حال احوال سنا کر ہی دم لیتا تھا۔ اسیر درانی کے برعکس اس کا حلقہ احباب خاصا وسیع تھا، مگر پھر بھی اس کی دنیا اپنے بڑے بھائی کے گرد ہی گھومتی تھی۔ حلقہ احباب تو اسیر کا عربد سے بھی زیادہ بڑا تھا، مگر وہ قرابت داری صرف ایک درانی کی حد تک محدود تھی۔ ان میں سے اسیر خان درانی تک رسائی کسی کو بھی حاصل نہ تھی، ماں سوائے افنان اور عربد کے، مگر وہ دونوں بھی اس کی شخصیت کے بہت سے اسرار سے واقفیت نہ رکھتے تھے۔ شکر کرے کچھ تو بول نہیں دیتا ہوں میں آپ کو۔ جس دن مسز اسیر درانی سے پالا پڑ گیا نا آپ کا، اس دن آپ کی بولتی مکمل بند ہو جانی ہے۔ عربد نے بھی حساب برابر کرنے میں دیر نہ لگائی تھی۔ اس کی بات پر آگے کو جھک کر میز سے سگریٹ کا پیکٹ اٹھاتے اسیر درانی کے ہاتھ ایک پل کو تھمے، مگر اگلے ہی پل وہ سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ پیچھے ہو کر بیٹھتے اس نے پیکٹ سے ایک سگریٹ نکال کر اسے شعلہ دکھایا اور گہرا کش لگا کر دھواں ہوا میں اڑاتے اس نے عربد کی طرف دیکھا، جو منتظر نگاہوں سے اس کی طرف متوجہ تھا۔ اسیر نے انجان بنتے ہوئے پیکٹ اس کی طرف بڑھایا تو عربد نے خائف نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے نہیں پیتا، آپ مجھے موضوع سے ہٹائے مت اور میری بات کا جواب دیں کہ کب کر رہے ہیں شادی؟ نفی میں سر ہلاتے عربد نے نروٹھے پن سے پوچھا تھا۔
भाई के अंदाज पर एक बेसाख्ता मुस्कुराहट ने असीर दुरानी के होंठों का अहाता किया था। मेरी तरफ से इजाज़त है तो मुझसे पहले शादी कर सकते हो। मैं बिल्कुल शिकायत नहीं करूँगा कि बड़े से पहले छोटे की क्यों हुई। असीर ने मुस्कुराते लहजे में एक बार फिर इसे छेड़ा था। बिग, मैं जब भी आपकी शादी का जिक्र करता हूँ तो आप हमेशा ऐसे ही करते हैं मेरे साथ, अरबिद ने बुरा मनाते हुए बोला। अरबिद, क्या ज़रूरत है कि हम हमेशा इसी फजूल से मौजू को लेकर एक दूसरे से बहस करें। तुम अच्छे से मेरे मौक़िफ़ से आगाह हो तो फिर बार बार एक ही बात क्यों हमारे बीच आ जाती है। जब जानते हो कि मेरी ज़िंदगी में शादी नामी ड्रामे के लिए कोई गुंजाइश नहीं है तो इस हासिल तकरार का मकसद ही क्या है। असीर दुरानी ने कदर संजीदगी से इसकी बात का जवाब दिया था। अरबिद के चेहरे के दावे भी गिरे थे उसके दो टोक अंदाज पर। भाई, आप कब तक इस रिश्ते को मॉम डैड की नाकामी अज़दवाजी ज़िंदगी के तनाजुर में देखते रहेंगे। मेरी दुआ है कि बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई लड़की आए जो आपके तमाम तर खदशात की नफ़ी कर दे। अरबिद ने उसे एक शाकी निगाह से नवाजते अपनी बात मुकम्मल की थी। असीर के जहन के पर्दे पर कोई भोली बसरी याद ताज़ा हुई थी, मगर अगले ही पल उस शबीह को धुएं के मरगोले में उड़ाते वो एक बार फिर संजीदगी का लबादा और कर हाल में लौटा था। क्या तुम्हें आज सिर्फ यही बात करनी है? असीर के संजीदा लहजे में दरियाफ्त करने पर अरबिद ने एक गहरा सांस हवा के सुपुर्द किया था। दुबई जाने से पहले आप दादी माँ से मिलने गए थे। अरबिद के सवाल पर असीर दुरानी के चेहरे पर वाज़ेह हैरत उभरी थी। तुम मेरी जासूसी करवा रहे हो? दाएं हाथ की दरमियानी दो उंगलियों में सिगरेट दबाए उसी हाथ के अंगूठे से अपनी कनपट्टी मसलते उसने शदीद नागवारी से इस्तिफसार किया था। अरबिद के लिए इसका गुस्सीला अंदाज हैरान कुन था। मेरी परसों दादी माँ से बात हुई तो उन्होंने जिक्र किया था। वो बहुत अफसरदा थी कि आप इतने सालों में पहली बार उनसे मिलेंगे और 2 घंटे भी उनके पास नहीं ठहर सके। अरबिद ने बिना तरद्दुद के ही बात की थी, मगर इसका लहजा असीर को खासा जताता हुआ लगा था। तो फिर उन्होंने ये भी बता दिया होगा कि मैं वहाँ से क्यों आ गया था। मुझे न किसी को वजाहतें चाहिए और ना ही मैं किसी की हिमायत में बयान सुनना चाहता हूँ। शब खैर। अपने हाथ में जलता सिगरेट मेज़ पर रखे एश ट्रे में उछालते असीर खासे खुरदरे लहजे में अपनी बात कही और एक झटके से उठकर वहाँ से चला गया कि इसे इस किस्से के साथ और भी बहुत कुछ याद आया था। अरबिद ने तासुब से उसे जाते देखा था। इसके जाने के बाद वो मेज़ पर रखे पैकेट से सिगरेट निकाल कर सुलगा था, किसी गहरी सोच में डूब गया था। सर, मैंने आपसे बाबा की पेंशन की बात की थी। मुझे बता दें कि इसके लिए क्या तरीक़ाकार है। अलीहा ने बच्चों को पढ़ाते हुए अहाते से गुजरते हेडमास्टर साहब को देखा तो वो बच्चों को दोहराई का कहकर उनके पीछे लपकी कि वो शायद नादर ही स्कूल में पाए जाते थे। आप छुट्टी के बाद मेरे दफ्तर में आएँ तो फिर बात करते हैं। अभी आप क्लास में जाएं। हेडमास्टर साहब एक तीन निगाह इस पर डालकर बेनियाजी से कहते हुए आगे बढ़ गए थे। अलीहा भी सर हिलाकर कमरा जमात की तरफ वापस आ गई थी। ये एक मुश्तरका प्राइमरी स्कूल था जहाँ बच्चे और बच्चियाँ दोनों पढ़ने आया करते थे। यहाँ का ज़्यादातर अमला ख़वातीन असातिज़ा पर ही मुश्किल था, मगर चौथी क्लास से लड़कों को अलग कर दिया जाता सो उनके लिए मर्द असातिज़ा का भी इंतज़ाम था। यही वजह थी कि हेड की पोस्ट भी एक 45-46 साल मर्द को दी गई थी। अलीहा छुट्टी के बाद अपनी क्लास के 2 बच्चों को रवाना करके हेड मास्टर साहब के दफ्तर की तरफ आ गई। एक उस्तानी को उसने अपने वापस आने तक अपने इंतज़ार का कहा था कि वो इसके साथ घर जा सके। इरफान सदीकी की मौत के बाद उसे जरीना कहीं भी अकेले न आने देती थी। इसे स्कूल आने की इजाज़त भी इसी सूरत मिली थी कि वो अपने मोहल्ले की ही एक लड़की के साथ स्कूल आया जाया करेगी। इस स्कूल की ज़्यादातर उस्तानियाँ आर्जी थी जो कि सरकारी उस्तानियों की जगह बच्चों को पढ़ाया करती थी, जिनमें से अक्सरियत खुद अपने अपने शहरों में निजी स्कूल में पढ़ाकर अच्छी खासी तनख्वाह ले रही थी। असल उस्तानियों की सरकारी तनख्वाह का एक कलील हिस्सा इन आर्जी उस्तानियों को दे दिया जाता था। इससे गाँव वालों की ज़रूरत भी पूरी हो जाती और सरकारी खातों में इनकी गैर हाजिरी भी न लगती। इरफान सदीक की चूँकि सरकारी उस्ताद थे सो अलीहा इसी वजह से इनकी पेंशन के लिए दरख्वास्त देना चाहती थी। सर, मुझे बाबा की पेंशन लेने के तरीक़ाकार के मुतालिक तमाम तफसीलात बता दे। अलीहा ने इजाज़त मिलने पर दफ्तर के अंदर आते ही जल्दी से अपनी बात की थी। आराम से अलीहा, किस बात की जल्दी है? बैठो तो सही, फिर बात करते हैं। हेडमास्टर साहब ने एक नज़र बगौर उस पर डालते इसे बैठने का कहा था। सर, वो रीता मेरा इंतज़ार कर रही है, आप मुझे जल्दी से बता दें ताकि मैं घर वापस जा सकूं। अलीहा ने कुर्सी पर टिकते अपने साबका तेज़ अंदाज में एक बार फिर अपनी बात दोहराई थी। ये मामलात इतनी आसानी से तो तय नहीं हो जाते ना। तुम आराम से मेरी बात सुनोगी तो ही समझ आएगी। अलीहा को दुबे के मरगोले उड़ाते इस शख्स से ही कोफ्त महसूस हुई थी जो सीधी बात करने की बजाय बस उसे आराम से बात करने का कहे जा रहा था। सर, आप कहीं, मैं सुन रही हूँ, अलीहा ने इस बार कदरे रसान से कहा था। दरवाज़ा तो ज़रा बंद कर दो, सारी गर्द अंदर आ रही है।
हेड मास्टर साहब ने स्कूल के अहाते में झाड़ू लगाते खाकरोब को देखते कहा, जो आज न जाने कितने दिनों बाद आन टपका था, वगरना तो बच्चे ही सुबह आकर सफाई किया करते थे। सर, मुझे देर हो रही है, मेहरबानी करके मुझे जल्दी सारी तफसील बता दे। दरवाज़ा हल्का सा बंद करते अलिया वापस अपनी जगह पर आन बैठी थी। इस बात पर हेड मास्टर साहब कमरे में एक तरफ रखी पोशीदा सी अलमारी की तरफ बढ़ गए। अलमारी में से एक फाइल निकाल कर वो शख्स वापस उसकी तरफ मुड़ा, मगर अपनी कुर्सी की तरफ जाने के बजाय वो अलिया की कुर्सी के ऐन पीछे आ रुका। अलिया का दिल नाखुशगवार अंदाज में धड़का था। इस शख्स ने आगे को झुककर फाइल उसके सामने मेज़ों पर रखी। उसका चेहरा अलिया के सर से टकराया था। ये क्या कर रहे हैं आप? उस शख्स ने सीधे होकर अलिया के कंधे पर हाथ रखा तो वो यकदम बदक कर अपनी जगह से उठती नागवारी से गोया हुई थी। वो क्या है मिस अलिया, के दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं मिलती। हर शय की एक कीमत होती है जो कि हमें हर हाल में चुकानी पड़ती है। इन कागजात की भी एक कीमत है जो तुम्हें अदा करना होगी। इस शख्स ने पूरी इसरारियत से कहते एक कदम आगे आकर अपने हाथ के पुसे इसके रुखसार को सहलाया। अलिया ने चौंक कर उसे देखा और मुकाबिल की आंखों से टपकती खबासत पर उसका दिल जोरों से धड़का, मगर ये कमज़ोर पड़ने का वक्त न था। शर्म आनी चाहिए आपको, मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ। शिद्दत गम से अलिया की आवाज़ फट गई, मगर मुकाबिल के चेहरे के तासुरात में कोई फ़र्क न आया। वो शातिराना मुस्कुराहट लबों पर सजाए उसकी बात सुन रहा था। मेरी बेटी तो नहीं हो ना? उस शख्स ने कहते ही साथ अलिया के गिर्द लिपटा दुपट्टा खींचना चाहा, मगर अलिया ने बर वक्त इसे वापस खींच लिया। इसके साथ ही इसका हाथ उठा और हेडमास्टर साहब के चेहरे पर अपनी छाप छोड़ गया। वो यकदम तैश में तस की तरफ बढ़ा। अलिया ने बेखौफी से इसे देखते अपने कदम पीछे मोड़े, मगर 2 कदमों पर ही वो मेज़ से जा टकराई। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने मुझ पर हाथ उठाकर। अब मैं तुम्हें एक ट्रेलर के बजाय पूरी फिल्म दिखाऊंगा। मुझसे उलझना महंगा पड़ेगा तुम्हें। इस शख्स ने अलिया का चेहरा अपने हाथ में दबोचते गदबनाक लहजे में कहा। अलिया को अपना जबरा चटकता हुआ महसूस हुआ। वो उसकी गिरफ्त में मचलती मुसलसल मुज़ाहमत में मसरूफ़ थी। वो शख्स अब उसका चेहरा छोड़कर उसके बाल अपने एक हाथ की मुट्ठी में जकड़ गया। दूसरे हाथ से उसने अलिया का दुपट्टा निकालकर दूर फेंका तो बेसाख्ता उसकी एक ज़ोरदार चीख बुलंद हुई। अलिया इसकी पकड़ में मुसलसल माहिए बेआब की तरह फरफरा रही थी। इस शख्स की गलीज़ नज़रें उसके दिल के सरापे के आर पार होती महसूस हो रही थी। अलिया चीखना चाहती थी, मगर उसे मुंह खोलते देख अगले ही पल उसे जुनूनी दरिंदे ने उसके चेहरे पर खींच कर एक ऐसा ज़ोरदार थप्पड़ मारा कि उसके होंठ का एक किनारा भी फट गया था। आह! वो दर्द की शिद्दत से करा उठी, मगर अपने हाथ पांव चलाना उसने तर्क न किया। अचानक उसका हाथ मेज़ पर धरे एक वजनी पेपरवेट से टकराया। इस शख्स ने का हाथ अब अलिया के गिरेबान की तरफ बढ़ रहा था। इससे पहले कि वो अपने नापाक अज़ाय में कामयाब होता, अलिया ने अपना पूरा जोर लगाकर वो पेपरवेट इस शख्स के सर पर दे मारा। उसके सर से खून का एक फवारा छूटा तो वो इसे छोड़ता बेसाख्ता अपने सर पर हाथ रख गया। मौके से फ़ायदा उठाते अलिया ने इसे पीछे धक्का देकर कुछ फासले पर पड़े अपने दुपट्टे को गिर्द लपेटते बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। स्कूल खाली हो चुका था। रीदा भी शायद उसका इंतज़ार करके घर जा चुकी थी। अहाते में झाड़ू लगाते खाकरोब ने अजनबी से इसे यूँ भागते हुए देखा, मगर वो इर्द गिर्द की परवाह किए बगैर बस वहाँ से निकलती चली गई। उसके जाते ही खाकरोब फ़ोन पर किसी से बात करने के बाद हेडमास्टर साहब के दफ्तर की तरफ बढ़ गया था। ये अलिया नहीं नज़र आ रही, कहीं गई है क्या? अगर कुछ देर कबल ही पूरे महीने बाद 2 दिन की छुट्टी लेकर आया था और तब से उसकी मतलाशी नज़रें अलिया की खोज में लगी थी, मगर वो न जाने किधर छुप कर बैठी थी। थोड़ी देर ऊपर माँ बहनों के पास बैठकर वो इन्हें किसी काम का कहकर नीचे उतरा और अलिया को हनूज गैर हाजिर पाकर उसने सहन में कंचे खेलते असर से दरियाफ्त किया, जो आज पेट दर्द की वजह से स्कूल न गया था। आप ही तो स्कूल गई है? असद मुख्तसर सा जवाब देकर फिर से अपने खेल में मगन हो गया। अदर इसके जवाब पर ठटका के दस्तकारी स्कूल तो सा पहर में खुलता था। हो सकता है कि स्कूल के औकात कार तब्दील हो गए हों। खुद से क्या सराई करते वो घर से निकल गया। तुम्हारी आपी नहीं आई अभी भी? वो 3 घंटे बाहर गुजार कर घर आया तो अलिया को मौजूद ना पाकर उसने एक बार फिर असद से इस्तेसार किया, जो कि अब सहन में बिछे तख्त पर अपनी किताबें फैलाए बैठा था। आने वाली ही होंगी रोज़, इस वक्त तक तो आ जाती हैं, आज पता नहीं किधर रह गई। असद ने किताब पर नजरें जमाए ही कहा। जरीना तबीयत की खराबी के बायस इस वक्त सो रही थी। अजहर उसके पास ही तख्त पर विराजमान हो गया। इसके स्कूल का वक्त बदल गया है क्या? अजहर ने इस वक्त गुजारी को पूछा, मगर असद का जवाब उसे चौंका गया। आप ही तो पिछले 1 माह से इसी वक्त स्कूल जा रही है। सुबह मेरे और रसीद के साथ ही जाती है और वापस रीदाबाजी के साथ आ जाती है। असद ने इसी मसरूफ़ अंदाज में जवाब दिया था। अजहर ने हैरानी से इस वक्त हिसाब लगाया। अलिया के दस्तकारी स्कूल का दौरानिया तो 1.5 घंटे का था, तो फिर वो इतनी देर वहाँ क्या करती थी? कौन से स्कूल जाती है तुम्हारी आपी? अजहर ने अपने जहन में मचलते सवाल को ज़ुबान दी थी।
प्राइमरी स्कूल जहाँ बाबा जाते थे वो इनकी जगह पर हाथी है। असद के जवाब पर अजहर हैरत में डूबा। इसे भला क्या ज़रूरत थी नौकरी की, जबकि उसके स्कूल के हेड मास्टर की शोहरत भी कुछ ख़ास अच्छी न थी। चची ने इसे नौकरी की इजाज़त दे दी। अजहर ने एक और सवाल किया, मगर इस सवाल का जवाब घर के अंदर आते असीद ने दिया था। अम्मी की इजाज़त की नौबत ही नहीं आई, इस काम के लिए आपकी अम्मी ही काफ़ी थी, असीद ने उखड़ अंदाज में कहते अपना बस्ता तख्त पर रखा। अदर के चेहरे पर इसके यूँ बोलने पर नागवारी उभरी थी। ये क्या तरीका है बात करने का, और इधर माँ जी का क्या जिक्र। उसने करे तेवर से इस्तिफसार किया। बताना ज़रा अपने अजहर भैया को। असीद भाई को इशारा करते इस्तेज़ाहिया कहकर सहन के कोने में लगे बेसन की तरफ भर गया था। भाई सही कह रहा है, घर में कुछ भी नहीं था। असद ने पिछले तमाम दिनों का अहवाल मिनोअन उसके होशगुजार कर दिया था। अजहर के तो हवा से झंझना उठे थे ये सब सुनकर। शाफिया, उसने इधर बैठे बैठे ज़ोरदार आवाज़ में छोटी बहन को पुकारा। कुछ ही देर में वो भाई के सामने सर झुकाकर खड़ी उसके सवालों के जवाब दे रही थी। सकीना भी ज़रा तख़ीर से लशम पशम उसके पीछे नीचे उतर आई। अंदर कमरे में सोती ज़रीना भी उसकी तेज़ आवाज़ पर हड़बड़ा उठती बाहर निकल आई थी। चची जान, मेरा नंबर था ना आपके पास, तो फिर मुझसे रब्ता क्यों नहीं किया आपने? बेटा कहती थी ना आप मुझे, तो फिर मुश्किल वक्त में इस बेटे को ही पराया कर दिया। कीना तो नज़रों से अलीहा के दोनों भाइयों को देखती सकीना को नज़रअंदाज करते अजहर ने शिकवा किना अंदाज में ज़रीना को मुखातिब किया था। अम्मी अम्मी, ज़रीना को जवाब देती है सकीना कुछ कहती। इससे पहले हवास बाख्ता सी अलीहा बुलंद आवाज़ में माँ को पुकारते हुए घर में दाखिल होते ही दरवाजे की कुंडी लगाकर इसकी पुछ से टेक लगा गई। वो सभी यकलख्त उसकी तरफ मुतवज्जा हुए थे। अलीहा, मेरी बच्ची, क्या हुआ है तुम्हें, ये किसने किया? ज़रीना ने सरात से आगे बढ़कर परेशान हाल अलीहा को खुद में भींचते बेताबी से पूछा। इनका लहजा ममता की भरपूर तरफ लिए हुआ था। अदर का दिल अलीहा की अबतर हालत देखते कटा था। अम्मी, वो हेड मास्टर। अलीहा अपनी बात मुकम्मल होने से पहले ही ज़रीना के बाजू में झूल गई। अदर इसकी अधूरी बात से ही बहुत कुछ समझ गया था। इसके अंदर इश्तियाल की एक लहर सी उठी, मगर वो बिना पूरी बात जाने कुछ नहीं कर सकता था। वगरना जी तो चाहता था उस शख्स के चीथड़े उड़ा दे जिसने इसके घर की इज्जत पर नजर डाली थी। असीद, पानी लाओ, इसको होशो हवास से बेगाना होते देख। अजहर ने असीद को हदायत देते ज़रीना के साथ मिलकर अलीहा को बरामदे में पीछे तख्त पर लटाया था। असीद पानी लाया तो ज़रीना ने इसके चेहरे पर छिड़काव किया था। अम्मी, अलीहा किसमिस आकर आंखें खोलते एक झटके से उठकर बैठते ज़रीना के हाथ थामकर फिर से इन्हें पुकार गई। मेरी जान, कुछ बोलो तो सही, क्या हुआ है? ज़रीना ने इसका सर से हिलाते लड़ते लहजे में दरियाफ्त किया था। सकीना की खोजती हुई नज़रें भी उसके चेहरे पर टिकी थी, मगर उन्होंने पहले से ही नाराज़ बेटे को मज़ीद तैश न दिलाने के ख्याल से कुछ भी कहने से गुरेज ही बरता था। उसके दोनों भाई बिना समझी से उसके सराहने खड़े थे। अलीहा ने रोते हुए अटक अटक कर सारा किस्सा माँ के गोश गुजार किया तो वह सीने पर दो हत्तर मार कर रह गई। सकीना को भी ये सब सुनकर शौक सा लगा। असर इस दौरान न चाहते हुए भी एक फ़ोन आने की वजह से कोने की तरफ चला गया। वो वापस आया तो उसके चेहरे पर वाज़ेह परेशानी थी। उसने एक नज़र ज़रीना के सीने से लगकर रोती अलीहा पर डाली और फिर असीद को लेकर तरफ आते कुछ समझाने लगा। चची, असीद को कुछ हदायत देने के बाद किसी को फ़ोन करके अजहर ज़रीना के पास आते इन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे कर गया। उसके चेहरे के तासुरात सबको ही लर्ज़ाए दे रहे थे। मैंने असीद को सब समझा दिया है, मेरी फूफा से भी बात हो गई है। अलीहा और असीद को अभी लाहौर के लिए निकलना होगा। अजहर की बात पर उसने ही नासमझी से देखा। अजहर किसका फ़ोन था और ये सब क्यों है? ज़रीना पहले ही कब से खामोश खड़ी सकीना ने लब कुशाई की थी। ताहिर का फ़ोन था। इस शख्स ने बेहोश होने से पहले अलीहा का नाम लिया है कि इसने इसे मारने की कोशिश की है। वहाँ मौजूद खाकरोब ने उसके बयान की तस्दीक की है। ताहिर गांव के थाने का इंचार्ज था और बचपन में इसे स्कूल से पढ़ाने के बाद उसकी अजहर से खासी अलग सलग थी। सो उसने पर्चा काटने से पहले इसे सूरत हाल से मुतला कर दिया कि वो भी जानता था कि हेड मास्टर किस कमाश का इंसान था। अजहर ने कम से कम अल्फाज का इस्तेमाल करते मुनासिब हद तक कोशिश की कि वो लोग परेशान ना होने पाए, मगर इस बात के अख्ताम तक ज़रीना का रंग फूक हुआ तो सकीना ने भी मुंह पर हाथ रखा। ज़रीना ने बिला इख्तियार अपने गाल पीटे। शाफिया बहन को बुलाने की खातिर ऊपर भागी थी। चची जान, ये वक्त इनका मौका नहीं। अलीहा को इस हालत में बहुत से लोगों ने घर आते हुए देखा होगा। वो थोड़ी देर में ख़वातीन को खबर होते ही यहाँ मजमा लग जाएगा, सो इन्हें अभी निकलना होगा। एक बात याद रखें, अलीहा काफ़ी दिनों से घर पर नहीं है और आपको सबसे यही कहना है। इस बार ज़रीना को अजहर की बात समझ में आ गई थी और इसके दो जोड़े बांधने तक दरवाज़ा धड़ाधड़ बजने लगा। उनकी गली के ही 2-3 ख़वातीन एक साथ इधर आन पहुंची थी और हकीकत जानते ही वो लोग भी मुंह में उंगलियां दबा गई थी। ये गांव था जहां सबका दुख सुख साझा होता था। सो मज़ीद ख़वातीन की आमद से पहले एक सियानी औरत के मशवरे से एहतियाती तौर पर अलीहा को घर के दरवाजे के बजाय ऊपर छत से रस्ते 3
2-3 घर बनाकर पिछली गली में मौजूद आपा बशीरा के घर से निकाला गया था। वो सब लोग ये बात अजबर कर चुके थे कि अलीहा इधर मौजूद ही नहीं थी। सदकिस्मत की ये वक्त दोपहर के खाने का था, सो अभी इक्का दुक्का लोग ही इस वाक़े से वाकिफ़ हुए थे। ऐसे मजमा लगने से पहले ही वो लोग वहाँ से जा चुके थे। पुलिस की आमद तक ये खबर चींदा लोगों तक पहुँचा दी गई थी कि इनमें से किसी ने भी अलीहा को नहीं देखा। पुलिस एहलकारों को भी यही बयान दिया गया था, सो इन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। मगर ख़तरा यकीनन अभी टला नहीं था कि जहाँ से 100 सज्जन हों वहाँ 2-4 दुश्मन भी ज़रूर होते हैं। घंटा भर बाद अलीहा शहर के रेलवे स्टेशन से असीद की हमराही में ट्रेन के ज़रिए लाहौर जा रही थी। होंठ के फटे हुए कोने पर इस वक्त कोई मरहम सा लगा था, जिसे वो चादर के कोने से नाम चुकी थी। इसके हवास जामद हो चुके थे। मगर से निकलते वक्त चीखना चिल्लाना चाहती कि इसने जब कुछ किया ही नहीं तो फिर वो ये जिलावतनी क्यों काटे। मगर जरीना का फुकते होता चेहरा देख उसकी ज़ुबान ने साथ देने से इनकार कर दिया था। वो तब से अब तक किसी कठपुतली की मानिंद उनके इशारे पर नाचती रही थी। अपनी नशिस्त पर बराजमान खिड़की के कोने से सर टिकाए अलीहा गहरी सोच में गलता थी। ये सफ़र अब न जाने क्या रंग लाने वाला था। उसकी किस्मत में मंजिल थी या दर बदर की खवारी, ये तय होना अभी बाकी था। उम्मीद है दोस्तों आज की किस्त आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।